सबसे पहले राजीव, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं। राजीव, आज कितनी तारीख है? 2 तारीख है आज, 2 फरवरी। 10 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन देखिए उससे पहले बयानबाजियों का स्तर कहां से कहां पहुंच गया है। कोई किसी की गर्मी उतारने की बात कर रहा है तो कोई किसी की चर्बी उतार रहा है। देखिए विपनेश, अगर अभी मैं भीड़ में और कहीं सार्वजनिक जगह पर किसी व्यक्ति से कह दूं कि तुम्हारी चर्बी उतार दूंगा या तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो शायद मुझे धमकाने का या किसी भी आम आदमी पर धमकाने का मुकदमा दर्ज हो जाए। अगर आप ये बात किसी से कहते हैं, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सूबे के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर रहे मुख्यमंत्री भाषण में कहते हैं कि गर्मी उतार दूंगा, मई जून आएगी तो शिमला का मौसम ले आ दूंगा। ये चुनाव के वक्त कही गई बातें हैं और ये किस लिए कही जा रही हैं सबको पता है। ये ध्रुवीकरण के लिए की जा रही हैं। ये 11 जिलों की 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जो किसान आंदोलन के बाद सपा रालोद गठबंधन से मुकाबले में फंसी है, इसकी वजह से ये बात कही जा रही है। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, बहुत शराफत वाले अंदाज के नेता माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके इस बयान से निराशा हाथ लगी होगी। जो वो नहले पे दहला मार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे तो इनकी चर्बी उतार दो। गर्मी उतार दो, चर्बी उतार दो जैसे शब्द अभी आने लगे हैं। 1 हफ्ते अभी चुनाव के बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना तो चाहिए ये था कि स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर जो जनता के मूल मुद्दे हैं उस पर ये चुनाव हो, महंगाई पर हो, रोजगार पर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं पर हो, गन्ने के भुगतान पर हो, गन्ने की कीमत पर हो। लेकिन देखिए आप किस तरह, क्योंकि यही जुमले, यही चीजें समाज में जितनी नफरत और खाई वाली बातें आप करेंगे तो चुनाव की बाजार आपकी उससे ज्यादा से ज्यादा चुनाव की बाजार आपकी वोटों की आपकी झोली भरती है, ऐसा लगता है। इसलिए नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए, मैं अगर हम सामान्य जीवन की बात करें, जो बच्चे 10वीं में थे वो कोरोना काल में 10वीं और 11वीं में पास करके वो 12वीं में पहुंचने वाले हैं। अब उनका जीवन 3 वर्षों से करीब 2.5 वर्षों से वो घरों में कैद हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर पर और मोबाइल फोन में कैद हैं। उनका जीवन, जो उनकी तरुणाई थी, एक कमरे में कैद है। उनका जीवन आगे कैसे हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश के ये राजनीतिक जो दल है उनका रोड मैप क्या है कि उन बच्चों के लिए क्या करेंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन पहले ईयर में पहुंचे थे कोरोना की लहर में, वो लास्ट ईयर में पहुंच गए हैं। वो डिग्री कॉलेज नहीं जा सके हैं। वो कॉलेजेस में रंग बिरंगे कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म छोड़ करके जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनको सबसे खुशी यही बात होती है कि यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, अब रंग बिरंगे कपड़ों में जाएंगे, थोड़ी आज़ादी, थोड़ी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। वो सब उनके हाथों से छिन गया। लोगों के रोजगार उनके हाथों से छिन गए। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें कट गई। कितने लोग का रोजगार चौपट हो गया। रेहड़ी पटरी वाले सब बर्बाद हो जाते हैं जब ये लहर आती है, जब ये लॉकडाउन लगता है, वीकेंड लॉकडाउन लगता है, जो भी होता है। इन सब जो जनता के मुद्दे हैं, 5 साल में 25 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा, गन्ने के किसानों का 4 महीने में 40 रुपए डीजल बढ़ा, 30 रुपए डीजल बढ़ा। इन सब चीजों की, जो आम लोगों की जरूरतों से जुड़ी चीजें हैं, उन पर नेता अपनी बात कहते तो ये गर्मी और चर्बी उतारने में लगे हैं। चूंकि ये सूट करता है, मैं बार बार कहता हूं, जो 11 जिलों की 58 सीटें हैं ना, यही उत्तर प्रदेश के चुनाव की तकदीर तय करने वाले हैं। इसलिए इस पर ही ज्यादा फोकस हो रहा है कि कौन कितनी कैसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाता है, कितनी ज्यादा खाई एक दूसरे पर पैदा करके अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा वोटों को लामबंद करता है। यही कोशिश उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रही है और उसकी सिर्फ एक वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है और उसी जीत को वो दोहराना चाहती है। और अखिलेश यादव और जयंत इस उम्मीद में है कि अगर पहली लड़ाई में ही, पहले ही ओवर में ही अगर वो विकेट लेने में कामयाब होते तो शायद मैच उनका बन जाए। और इसी कोशिश में मर्यादा की सारी हदें दोनों तरफ से पार की जा रही हैं। राजीव, आप सही कह रहे हैं कि मुद्दे तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बयानों की जो स्तर है, बयानों की जो एक मर्यादा होनी चाहिए, वो लगातार गिरती चली जा रही है। स्तर पूरी तरीके से गिर चुका है और नेता कोई छोटे नहीं है, बड़े नेता हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जयंत चौधरी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जाटलैंड में बड़ा चेहरा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, राजीव, अभी तो इन मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन मैदान में क्या ये मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। ऐसे जीती जाएगी क्या जंग 2022 की?
देखिए विप्लेश, पिछले 6 महीनों से मैं उत्तर प्रदेश के सारे कोनों में गया हूं। गाजियाबाद से गाजीपुर तक मैंने लगातार यात्रा की है। अगर मैं कहूं कि देश के उत्तर प्रदेश के किसानों के गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो छुट्टा पशुओं की है, आवारा पशुओं की है। आप देखें धान, गेहूं, सरसों, जितनी फसलें हैं किसानों की, वो रात रात भर वहां खड़े रहते हैं। कोई रस्सी लगा के खड़ा रहता है, कोई लाठी लेके खड़ा रहता है, और छोटे छोटे खेतिहरों के खेत वो खा जाते हैं। मुद्दा तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए कि देश के उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पहले सरकार की तरफ से भी ये कहना चाहिए कि मान लीजिए जो चीज़ें हुई हैं उसमें और क्या आगे किया जा सकता है, आगे रोड मैप क्या है, अगली बार सरकार बनेगी तो छुट्टा पशुओं के लिए और क्या किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से ये बोलना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि 930 रुपये एक पशु के लिए दिए जाते हैं जो गौशालाएँ बनाई गई हैं। मैं 50 से ज़्यादा गौशालाओं में गया हूँ, वहाँ की असलियत और हकीकत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जगह ठीक ठाक हिसाब है। 930 रुपये का मतलब ये होता है 31 रुपए रोज। 31 रुपए में गाय और भैंस पालने वाले लोगों को पता है कि 31 रुपए में गाय को क्या खिलाया जा सकता है। दूसरी बात यह है, अच्छा वो सरकारी पैसा है तो 930 रुपए जाता है तो वो गाय को कितना मिलेगा ये भी आप समझ सकती हैं। कुछ जगह व्यवस्था अच्छी है शहरी इलाकों में। एक आध जगह मैं गया हूँ जिसे बाराबंकी के शहरी इलाके की गौशाला है, वहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था मुझे देखने को मिली। को बहुत सारे लोग एनजीओ के भी वहाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अखिलेश यादव सारी बातें कर रहे हैं, जयंत चौधरी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मायावती सारी बातें कर रही है। छुट्टा पशुओं की जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए, उस पर मैंने किसी नेता को कभी कुछ बोलते नहीं देखा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के, ये बात ठीक कह रहे हैं गोपाल जी कि जहां जिस काल देश परिस्थिति के हिसाब से बातें कही जाती हैं, और मैंने पहले भी कहा कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनको सूट करता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनको सूट करता है कि गर्मी उतार दूंगा। अदरवाइज किसी मुख्यमंत्री की, किसी नेता की, किसी विधायक की ये भाषा नहीं हो सकती कि गर्मी उतार दूंगा। अगर यही बात हम ऑफिस में किसी को कह दें तो शायद हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए। हम अपने चैनल में ही किसी को कह दें कि तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, एचआर कर दे। और कोई हमको ये कह दे हमारे शक्ल सूरत को देख के कि तुम्हारी चर्बी उतार दूंगा तो उसके ऊपर हो जाए। तो ये गर्मी उतार दूंगा, चर्बी उतार दूंगा, सड़क छाप शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से लोगों तक बात पहुंचानी जिस अंदाज में चाहिए उस अंदाज में पहुंच रही है। लेकिन सवाल यही नहीं है कि सिर्फ आप चुनाव लड़ते हैं, सवाल यही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि देश में नैतिकता की मर्यादा जो है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी राजनीति में, सबसे कम उसी में होती जा रही है। और यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हमारे ये आइकन है, हमारे रोल मॉडल हैं। डेमोक्रेसी में नेता से बड़ा किसी का कद नहीं है। हम इनकी तरफ देखते ही, इनकी एक आवाज, उनके चेहरे के अंदाज से लोग भांप जाते हैं और उसी हिसाब से चलने लगते हैं। लोकतंत्र में इनका एक ऐसा स्थान है। मैं बार बार कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पसंद करे और या उन्हें ना पसंद करे, लेकिन एक काम मैंने अपने इस उम्र में, इस जीवन में देखा है कि एक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उसके लिए उनको सदियों तक याद किया जाएगा। भारत के लोगों के बीच में स्वच्छता का जो आग्रह, सफाई का जो आग्रह उन्होंने पैदा किया है वो बेमिसाल है। तो सोचिए नेता में ताकत कितनी होती है कि लोगों में, अब मैं देखता हूँ गाड़ियों से लोग रैपर कुछ खा करके कोई भी चीज खाते हैं तो लोग डस्टबिन का इंतजार करते हैं। इसी हिंदुस्तान में आप रेलवे स्टेशन देखिए कितने साफ है। मैं जहां पर हूं, हालांकि ये तो मुख्यमंत्री आवास है, आप कहीं भी देखिए पहले से और आपकी सफाई में कितना अंतर है। तो ये काम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के आग्रह के अपील के बाद लोगों में जागृत हुआ है। तो इसी तरह जब आप भाषा के तौर पर ऐसी चीजें सामने रखते हैं तो पीढ़ियों पर इसका बड़ा गलत असर जाता है। और मुझे लगता है जो आज हम बहस कर रहे हैं, अगर ये सार्थक तभी होगी, अभी 1 हफ्ते और है, सत्ता आती जाती रहती है, नेताओं को मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। और कम से कम वो गाना जो है ना, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, ये कहने का हक आज के नेताओं को रहे। इसके लिए उन्हें अपनी भाषाई मर्यादाओं में जरूर रहना चाहिए। राजीव, मैं जल्दी से फिर आऊंगी आपके पास और आपका सीधा सवाल डॉक्टर अजीज खान साहब से होगा। उसके बाद मैं गोपाल जी का रुख करूंगी और फिर अतुल जी आपके पास आऊंगी। लेकिन प्रशांत देव, एक बार मैं अलीगढ़ के बारे में आपसे जानना चाह रही हूं। देखिए, एक तरफ शब्दों की जो मर्यादा है उसको तो तार नेता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिग्गज पहुंच रहे हैं, चाणक्य पहुंच रहे हैं वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। माहौल क्या है उस वक्त अलीगढ़ में?
देखिए विपनेश, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के अतरौली में यानी कि जो कल्याण सिंह जी का कभी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पे एक जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और पीछे देखिए तैयारियां आपको दिख रही हैं, 12 साढ़े 12 बजे अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे। और दरअसल में डोर टू डोर कार्यक्रम के बाद ये पहली उनकी जनसभा है, छोटी जनसभा है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो यहाँ पे गृह मंत्री अपनी जनसभा करेंगे और लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों को अपना संदेश पहुँचाएंगे। देखिए विपनेश, बहुत कम समय बचा है, आज 2 तारीख हो गई और 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। उस हिसाब से समय बहुत कम बचा है और अब आखिरी दौर में पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो 10 तारीख को मतदान होना, उस आखिरी दौर में पूरी ताकत, हर तरीके से ताकत जो है तमाम नेता अपनी झोंकने पे लगे हैं। और जिसको लगता है कि जो बात आपने कही कि जिन शब्दों का चयन किया गया है वो दरअसल में ये सब फार्मूले हैं, जिस फार्मूले के आधार पे लगता है कि फ़ायदा होगा तो उस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ चाणक्य जैसे बड़े नेता अपनी रणनीति के तहत ज़मीन पर लगातार उतर रहे हैं। एक तरफ कहीं योगी हैं, कहीं गृह मंत्री हैं, कहीं जेपी नड्डा हैं। तो पूरी तरीके से घेराबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता लगातार कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कहीं जो गठबंधन जो सेंध मारने की कोशिश की है, उसने जो ताकत लगाई है, उसमें वो कहीं कामयाब न हो पाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति बरकरार रखी जाए। ये सबसे अहम रणनीति है। प्रशांत, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से, क्योंकि आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पर समीकरण बैठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर, और बीजेपी ने तकरीबन 17 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट नेता उतारे हैं उस जंग को जीतने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए। लेकिन इस बीच बयानबाजियों का दौर। राजीव, सीधा सवाल मैं चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान से आप करें। जी, मुझे जवाब देना है विपनेश जी। 1 मिनट में राजीव का सवाल आपके लिए। समाजवादी पार्टी में तो और भी तीरंदाज हैं ऐसे बयान देने वाले। देखिए राजीव जी, ऐसा है, मैं तो अजीज खान से बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में तो और भी बहुत वीर हैं इस तरह के बयान देने वाले। मैं अजीज खान जी आपसे ये कहता हूँ, आप एक पैनलिस्ट के तौर पर आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आपको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव में हार जीत कुछ भी हो, हम छोड़ के क्या जाते हैं इतिहास में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और आजकल के नेताओं में इसकी बहुत कमी है। चुनाव जीतने के लिए ये चर्बी उतार देना, ये गर्मी उतार देना जैसे शब्द आप मानते होंगे कि दोनों तरफ से गलत कहेंगे। देखिए राजीव जी, 2-3 बातें हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता लगातार आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाषाओं पे मर्यादा नहीं है, कंट्रोल नहीं है। आखिर वो जताना क्या चाह रहे हैं? पहली बात, सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं वो अपनी उपलब्धियों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उपलब्धि की ही नहीं है। क्या है, अभी आप देखिए किस तरीके से भी मैं जिक्र कर रहा था पहले भी, जो बजट आया कल का, उससे कितनी निराशा हुई किसानों को। सारे जो भी लोग हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सब परेशान है। वो नहीं चाहते कि उनके ये जो कमियां हैं वो लोगों के सामने उजागर हो, लोग जाने। इसकी वजह से आप देखिए अभी फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी है वो आप देखिए 1,40,000 से घटा करके 1,05,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। फूड सब्सिडी 2,86,000 करोड़ से घटा करके 2,06,000 करोड़ कर दिया गया। फसल बीमा का जो बजट था वो 498 करोड़ रुपया घटा दिया गया। पेट्रोलियम की सब्सिडी 6,500 करोड़ से घटा करके 5,800 करोड़ कर दी गई। मनरेगा आप समझिए, जो आज की डेट में बहुत अहम है मजदूरों के लिए, कोरोना काल में लोग बाहर काम कर रहे थे, अब वो घर पे आ गए हैं, उसका बजट आप देखिए पहले 98,000 करोड़ था, आज आप देखिए 73,000 करोड़ कर दिया गया। ये बहुत सारी चीजें काट दी गई, लोग परेशान है, हैरान है। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था वो 900 करोड़ से घटा करके 500 करोड़ कर दिया गया। फार्मर जो प्रोड्यूसर एफपीओ है वो 700 करोड़ से घटा करके 500 करोड़ कर दिया गया। वो नहीं चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि वो जब चर्चा होगा तो लोग उनकी कमियों को जानेंगे, उनके बारे में जब जानेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि बीजेपी किस कदर किसान विरोधी है। वो नहीं चाहते। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, समाजवादी कर रही है, आरएलडी कर रही है। अरे भाई, बीजेपी क्यों नहीं करेगी? आज 142 है उसका ट्रांजेक्शन करोड़ रुपए का उसका मुनाफा हुआ है। वहीं सरकार को देखें, 2 सालों में 40 लाख करोड़ रुपए उसकी प्राप्ति हुई है। यानी दोनों को देखें आप, एक तरफ 142 अरबपति की जो प्राप्ति हुआ है, जो आय है दूसरी तरफ सरकार का 40 लाख करोड़, दोनों बराबर है। यानी अरबपति
नहीं, डॉक्टर अजीज खान, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस लाइन में, उस फहरिस्त में आप भी हैं। आज मुद्दा यही है कि सड़क छाप शब्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। इस बदजुबानी की जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुत अहम बात कर रहा हूं। बीजेपी नहीं चाहती है कि उनके इस तरीके की कमियों को लोग जाने। आज आप देखिए किस तरीके से आंख में धूल झोंका जा रहा है। आप खुद बताइए कि जिस तरीके से ये कारपोरेट, अभी देखिए इनकम टैक्स का स्लैब है, एक आम आदमी है, गरीब आदमी बड़ी उम्मीद के लगाए बैठे था, जो आप समझिए जो नौकरी पेशा आदमी है, वो सोच रहा था कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। दूसरी तरफ कारपोरेट टैक्स को देखें आप, 18% से घटा करके 15% कर दिया गया। कारपोरेट सेक्टर को कैसे प्रमोट किया गया है। दूसरी बात, सरचार्ज देखिए 12% से घटा करके 7% कर दिया गया। यानी एक तरफ उद्योगपतियों का फायदा किया जा रहा है, किसानों को किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, आम जनजीवन को व्यतीत कर रहा है, उसको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत अहम है। मैं जवाब ले लेती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।